दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे इससे यानी, और आज अपन पढ़ेंगे भाई आगे जो पृथ्वीराज थर्ड की बात करेंगे। देखिए थोड़ा अपन बात कर लेते हैं कि भाई पृथ्वीराज थर्ड किस प्रकार से राजा बना था विग्रहराज के बाद में, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में, और विग्रहराज चतुर्थ की थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन काल था वो अजमेर के चौहानों का जो स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, देखिए अजमेर जो विग्रहराज चतुर्थ ने भाई गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था और दिल्ली के तोमर राजा को हरा के दिल्ली में जो शिवालिक के स्तंभ लगवाया था। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था और वहां पर एक सरस्वती मंदिर भी बनाया था। सरस्वती मंदिर में एक अभिलेख मिलता है विग्रहराज चतुर्थ का, जो उससे अपने को जानकारी प्राप्त होती है कि भाई चौहान सूर्यवंशी राजा थे। ठीक है, चौहान सूर्यवंशी चौहान थे या राजा थे। ठीक है, और वहां से जो मालवों से उत्पत्ति और जो इक्ष्वाकु वंश है और जो कुश के वंशज बताया गया उस अभिलेख में। ठीक है, भगवान राम के जो पुत्र कुश के वंशज बताया गया चौहानों को। देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी उसको जो मोहम्मद गोरी के जो एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक उसने तोड़वाया था और वहां पर जो एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, वहां पर पीर पंजाब शाह का जो उर्स लगता है तो इस प्रकार वहां पर मस्जिद तैयार करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए जो विग्रहराज चतुर्थ का एक नाटक है हरकेली की जो पंक्तियां जो उस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला की दीवारों पर लिखवाई गई। ठीक है, इनके एक सेनापति था जो विग्रहराज चतुर्थ का सोमदेव। ठीक है, उसने भी एक जो नाटक लिखा था ललित विग्रहराज। ठीक है, कहा जाता है कि उसकी पंक्तियां भी इस जो पाठशाला पर लिखवाई गई थी। जो पाठशाला को मस्जिद में बनवा दिया यानी भाई परिवर्तित करवा दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसको देखिए आज यानी वर्तमान में 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में जाना जाता है। देखिए अपन बात किए थे विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज चतुर्थ जब भाई उनका निधन हो जाता है तो इनके दो बेटे थे नागार्जुन और अप्रगांगे। ठीक है, अप्रगांगे राजा बनता है। अप्रगांगे को हराकर जो उधर जगदेव का बेटा था पृथ्वीराज द्वितीय फिर राजा बनता है। ठीक है, उधर जगदेव को तो भाई जनता ने स्वीकार नहीं किया था राजा, तो इधर भाई विग्रहराज चतुर्थ बन गया था। लेकिन विग्रहराज चतुर्थ के बाद में विग्रहराज चतुर्थ का बेटा अप्रगांगे राजा बनता है। अप्रगांगे को हराकर उधर जगदेव का बेटा पृथ्वीराज द्वितीय खुद राजा बनता है अप्रगांगे को हराकर। लेकिन पृथ्वीराज द्वितीय की संतान नहीं थी। ठीक है, पृथ्वीराज जो द्वितीय की संतान नहीं थी, पृथ्वीराज द्वितीय का निधन हो गया था। ठीक है, भाई मर गए थे पृथ्वीराज द्वितीय। उसके बाद में मैं आपको ये जो स्टोरी बता दिया था कि जो गुजरात में थी वो कांचन देवी जो अनुराज की जो दूसरी पत्नी थी। ठीक है, उसके जो बेटा था सोमदेव। ठीक है, उसको जो अपने ननिहाल से लाते हैं और सोमदेव को राजा बनाते हैं। ठीक है, सोमदेव राजा बनते हैं कुछ दिनों के लिए यानी भाई आगे। तो सोमदेव के मारे जाने के बाद में उनके बेटे पृथ्वीराज थर्ड भाई राजा बनते हैं। पृथ्वीराज के एक भाई और था हरिराज, लेकिन बड़ा बेटा पृथ्वीराज थर्ड था तो पृथ्वीराज थर्ड आगे राजा बनते हैं। देखिए आज अपन पृथ्वीराज थर्ड की बात करेंगे आगे। तो देखिए पिछली क्लास में अपन बड़े राजा हुए थे विग्रहराज चतुर्थ को कंप्लीट कर लिए थे। आज बात करेंगे पृथ्वीराज थर्ड की। ठीक है भाई, पृथ्वीराज थर्ड आप ध्यान रख लेना इस प्रकार से। तो देखिए आज अपन पृथ्वीराज थर्ड की आज भी बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी पृथ्वीराज थर्ड की बात करेंगे। देखिए पृथ्वीराज थर्ड का इतिहास थोड़ा ज्यादा है तो अपन 2 क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे पृथ्वीराज थर्ड को। आज त्रायन के जो युद्ध हुए थे उनसे पहले की कंप्लीट बात आज कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी उसमें त्रायन के दोनों युद्ध और जो पृथ्वीराज जो थर्ड की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी जो भी और उनके जो बारे में जो भी बातें हैं वो अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए पृथ्वीराज थर्ड का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1177 से 1192 तक माना जाता है। ठीक है, देखिए पृथ्वीराज थर्ड का जो जन्म हुआ था भाई ऐसा कहा जाता है कि भाई 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। ठीक है, तो 11 वर्ष की उम्र में अगर राजा बन जाता है पृथ्वीराज थर्ड तो इनका जन्म अपन थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। भाई 1177 में जब 11 वर्ष की उम्र में राजा बनता है तो ये इनका जन्म जो 1166 में हुआ था। ठीक है, देखिए जब ये बचपन में राजा बनता है यानी 11 वर्ष की उम्र में बचपन ही रहता है भाई, तो इनकी जो माता कर्पूरी देवी थी भाई, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, माता और पिता
ठीक है। पिता सोमेश्वर थे और माता जो कर्पूरी देवी थी। ठीक है। तो ये राजा बनते हैं, कम उम्र में राजा बनते हैं, तो फिर संरक्षिका भी बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अपन मेवाड़ वगैरह मेवाड़ में पढ़े थे भाई, भाई कर्मावती जब संरक्षिका बनती है, और इधर जब वो रमल भी संरक्षक बनता है, ठीक है, मोकल का। ठीक है। तो अपन यहाँ पे भी बात करते हैं भाई, पृथ्वीराज की संरक्षिका बनती है इनकी माता कर्पूरी देवी। ठीक है। जब बचपन में यानी इनके पिता सोमेश्वर तो खत्म हो गए थे, यानी निधन हो गया था, तो इनके ऊपर पूरे राज्य का जो जिम्मेदारी आ गई, पूरी जो रियासत की जिम्मेदारी आ गई। तो देखिए 11 वर्ष की उम्र में तब क्या ही भाई अपनी रियासत को या अपने जो साम्राज्य को संभाले, तो कर्पूरी देवी खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेती है और खुद भाई सामना करती है विद्रोहियों का। देखिए धीरे धीरे फिर पृथ्वीराज थर्ड भी भाई सीख जाता है साम्राज्य को संभालना। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख लेना, कर्पूरी देवी संरक्षिका बनती है। देखिए अब सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई, इनके जन्म की बात कर लिए। इनके जो मंत्री थे, ठीक है, कैमास मंत्री था एक इनका। देखिए कैमास को कदम्बवास भी कहते थे। ठीक है। कैमा एक एक जो मंत्री था इनका भुवनमल भी था। देखिए भुवनमल था जो एक कर्पूरी देवी का चाचा था। ठीक है। भुवनमल था जो कर्पूरी देवी का जो चाचा था। कदम्बवास जो इनका पीएम था, पृथ्वीराज थर्ड का जो प्रधानमंत्री था। भुवनमल कर्पूरी देवी का जो चाचा था। देखिए गुजराती मंत्री भी थे कुछ, सोड ऐसे करके एक गुजराती मंत्री भी थे इनका। ठीक है। वामन और सोड नाम से गुजराती मंत्री थे। आप ध्यान रख सकते हो ये दोनों गुजराती थे, वामन और सोड। देखिए सोमेश्वर जो गुजरात से आया था अपने ननियाल से, तो खुद अपने साथ में लाया था गुजराती मंत्रियों को। भुवनमल जो कर्पूरी देवी का चाचा था, कैमास को कादम्बवास भी कहते थे, इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। देखिए अभी इसके सामने पहले शुरुआत में पृथ्वीराज थर्ड के सामने अपने घर में ही विद्रोह किया जाता है। ठीक है। अपने घर के यानी घर वाले ही यानी अपने परिवार वाले ही विद्रोह करते हैं। तो एक प्रकार से जो मैं बताया था भाई, विग्रहराज चतुर्थ के जो बेटे थे अपर गांगे और जो नागार्जुन, वो दोनों विद्रोह करते हैं। ठीक है। ठीक है। चचेरे भाई थे जो अपर गांगे और नागार्जुन। ठीक है। चचेरे भाई थे, थोड़ा ध्यान रख लेना भाई इनका जो सीक्वेंस, थोड़ा ध्यान रख लेना पूरा परिवार का जो मैं मैप बताया था आपको, तो किस प्रकार से भाई इनके जो परिवार का जो कालक्रम था, तो मैं बता दिया था आपको। तो जो अपर गांगे और नागार्जुन इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। ठीक है। इनके विद्रोह को हालांकि इसने दबा दिया था। देखिए पहले अपर गांगे विद्रोह करता है, अपर गांगे को हरा दिया था जो पृथ्वीराज थर्ड और जो इनकी माता कर्पूरी देवी ने अपने बल पर हरा दिया था। हालांकि अपर गांगे फिर संन्यास लेकर चले जाता है, कई लोग बोलते हुए मारा गया था, लेकिन कई कुछ जगह पर अपने कुछ अदर मिलता है, अपर गांगे संन्यास ले लेता है और साइड में चले जाता है। फिर इसके बाद में जो नागार्जुन विद्रोह करता है, ये देखिए हरियाणा में एक जगह पड़ती है गुरुग्राम, उसको केंद्र बनाकर विद्रोह करता है पृथ्वीराज थर्ड के खिलाफ। ठीक है। तो नागार्जुन को भी हराता है। ठीक। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई हिसार में हिसार में एक भंडानक जाति निवास करती थी। ठीक है। हिसार जो हरियाणा में जगह पड़ती है, भंडानक जनजाति की जो विद्रोह को भी दबाया था पृथ्वीराज थर्ड ने। हिसार जगह पड़ती है हरियाणा में। ठीक है। हिसार जो हरियाणा में जगह पड़ती है, भंडानक जनजाति के जो विद्रोह को दबाया था। देखिए जो हिसार में जो भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था, कि 1182 के आसपास की बात है भाई। ठीक है। 1182 में दबाया था इस जो हरियाणा की जो भंडानक जनजाति का विद्रोह को।
इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई, ये देखिए अपने घर के जो विद्रोह करता इनको दबाया था, अपार गंगे और नागार्जुन को। फिर जो पड़ोसी जो राज्य थे भाई, हरियाणा में जाकर बंडाणक जनजाति के विद्रोह को भी दबाया था। देखिए फिर इसके बाद में एक और जो युद्ध होता है, बड़ा युद्ध होता है, महोबा या तुमुल का युद्ध। तो अब उसकी बात करते हैं। फिर ठीक है भाई, छोटे मोटे विद्रोह थे, इनकी बात कर लिया अपन। अब आगे इनके विद्रोह जो युद्ध वगैरह लड़े गए थे इनकी बात करेंगे अपन। देखिए सबसे पहले मैं जब बता दिया इनकी जो पारिवारिक स्थिति, पिता और माता का नाम बताया। सोमेश्वर पिता का नाम था, माता कर्पूरी देवी थी। ठीक है, जन्म इनका 1166 में होता है, 11 वर्ष की उम्र में राजा बनता है। संरक्षिका कर्पूरी देवी यानी माता थी। मंत्री कैमास था, जिसको कदमवास भी कहते थे, प्रधानमंत्री था पृथ्वीराज थर्ड। भुवनमल जो कर्पूरी देवी का चाचा था, यह भी इनका जो मंत्रियों में था। वामन और शोर जो गुजराती मंत्री थे। ठीक है, देखिए तुमुल या महोबा का युद्ध की बात करते हैं। ठीक है, ये पृथ्वीराज थर्ड और परमार्दी देव के बीच में होता है। ठीक है, चंदेलों का जो राजा था परमार्दी देव। चंदेल शासक था भाई परमार्दी देव। इसके सेनापति थे आल्हा और उदल। देखिए जो आल्हा और उदल थे, ये बहुत ही अच्छे सेनापतियों में गिने जाते हैं। इन्होंने जैसे गोरा और बादल उधर रतन सिंह की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, मालदेव की तरफ से जेता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हालांकि मालदेव भाग जाता है, लेकिन वो फिर भी मालदेव की तरफ से युद्ध को लड़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आल्हा और उदल भी भाई परमार्दी देव की तरफ से भाई लड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आल्हा बच गया था और उदल मारा गया था, और कुछ लोग बोलते हैं कि आल्हा और उदल दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हालांकि परमार्दी देव इसमें हारता है, लेकिन आल्हा और उदल जो देखे लोग कहानियों में नायक बन गए थे। आज भी आल्हा और उदल के गीत गाए जाते हैं कहानियों में, अपने को आल्हा और उदल के जो जिक्र मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भाई आल्हा और उदल जो परमार्दी देव के सेनापति थे, पृथ्वीराज थर्ड इसमें जीतता है। ठीक है, देखिए तुमुल ये एक स्थान का नाम नहीं है, महोबा स्थान का नाम है। तुमुल का मतलब भीषण युद्ध या तीक्ष्ण युद्ध होगा, या सबसे तेज गति से युद्ध। ठीक है, तो तुमुल का कोई स्थान नहीं है भाई, महोबा स्थान का नाम है। ठीक है, महोबा स्थान का नाम है, लेकिन ये तुमुल ये स्थान का नाम नहीं है। इसका मतलब तीव्र गति से किया जाने वाला युद्ध एक प्रकार से मान लो। तो पृथ्वीराज इसमें जीतता है, पृथ्वीराज थर्ड, और परमार्दी देव हारता है इसमें। इसके जो सेनापति इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज जो परमार्दी देव के, इसके सेनापति इंपॉर्टेंट है आल्हा और उदल। देखिए थोड़ा स्टार लगा देना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है आल्हा और उदल किसके सेनापति थे? परमार्दी देव के थे। परमार्दी देव जो चंदेल शासक था। देखिए जब ये पृथ्वीराज थर्ड भाई इसको जीत जाता है, तो महोबा का प्रशासक अपने एक सेनापति को बनाता है। ठीक है भाई, एक पंजुन राय एक इसका भाई बंदा था, जो पृथ्वीराज थर्ड का पंजुन राय, उसको यानी इसका बंदा एक प्रकार से कैंडिडेट था खुद का, भाई इसका जो मंत्री मान लो पृथ्वीराज थर्ड का, तो पंजुन राय को जो महोबा का प्रशासक बनाता है। ठीक है, आप यहां से भाई समझ लेना थोड़ा। पृथ्वीराज जीता तो महोबा का प्रशासक पंजुन राय को बनाया। दे पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा का प्रशासक पंजुन राय को बनाया, तो आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, ये महोबा का युद्ध था, इसको पृथ्वीराज थर्ड जीता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं एक नागौर का युद्ध भी हुआ था पृथ्वीराज थर्ड के, और जो गुजरात के एक शासक था भीम सेकंड। ठीक है, ठीक है, गुजरात का था भाई भीमसेन, चालुक्य शासक था, चालुक्य राजा था।
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए इनके जो युद्ध हुआ था भाई, इसका एक कारण था। तो ठीक है, अब ये मजाक टाइप का भाई कारण हो सकता है भाई, कौन लड़कियों के लिए युद्ध कर सकता है, लेकिन भाई पहले के राजा यानी अपनी शादी के लिए भी युद्ध कर लेते थे। अपन बात किए थे जो राज सिंह की, ठीक है, तो चारुमती के लिए युद्ध कर लिया था औरंगजेब से। तो इस प्रकार इनके भी एक लड़की को लेकर युद्ध हुआ था भाई। आबू की राजकुमारी थी इच्छिनी देवी, ठीक है, परमार राजकुमारी थी जो इच्छिनी देवी, उसको लेकर युद्ध हुआ था। तो आप रीजन में लिख सकते हो जो नागौर का जो युद्ध हुआ था, नागौर में हुआ था भाई जो युद्ध 1184 से 1187 तक। ठीक है, अब 1184 से 1187 तक आपको अटपटा लगेगा भाई, इतने दिनों तक युद्ध थोड़ी होता, लेकिन ये भाई 2-3 साल तक युद्ध चला था। अपने को कुछ जगह 1184 मिल जाएगा और कुछ जगह 1187 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लेना 2-3 साल तक चला था भाई युद्ध। कभी सेना आक्रमण करके फिर भाग जाए, फिर आक्रमण कर दे, एक बार पृथ्वीराज थर्ड खुद की तरफ से आक्रमण करे, कई बार भाई भीम सेकंड आक्रमण करे। इस प्रकार से 2-3 साल तक चला था। तो अपने को कुछ जगह पर 1184 मिलता है इसकी जो जो सन मिलता है, और कुछ जगह 1187 मिलता है। तो नागौर में ये युद्ध लड़ा गया था। देखिए इसका कारण आप लिख लेना। हालांकि शायद इसमें फिर पृथ्वीराज थर्ड करता है। ठीक है, ये जो नागौर का युद्ध हुआ था 1184 1187 में, इसमें ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज थर्ड और भीम जो सेकंड के बीच में। चालुक्य शासक था, भीम सेकंड था, गुजरात का था ये। ठीक है, तो इसका जो कारण था इस युद्ध का, दोनों आबू की जो परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से शादी करना चाहते थे। हालांकि जो शादी पृथ्वीराज थर्ड करता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई चौहान गढ़वाल विवाद की। ठीक है, चौहान और गढ़वालों के बीच में भी एक विवाद था, इसकी बात करते हैं अपन भाई। ये हो गए यहाँ पर। देखिए चौहान और जो गढ़वालों का जो विवाद हुआ था, उसको अपन एक मूवी आई है अभी हाल ही में, उसमें भी थोड़ा बहुत दिखाया गया था। हालांकि उसमें जो कितना क्या सच दिखाया गया वो अपन उस फिल्म पे नहीं जाएंगे, उस फिल्म पे उस मूवी के आधार पर नहीं पड़ेंगे भाई। देखिए मूवी में फिल्मों में इतिहास को थोड़ा ढंग से नहीं दिखाया जाता, तो अपन ज्यादा उसको आधार नहीं बढ़ाएंगे उस मूवी को। हालांकि उसमें सब कुछ ऐसे दिखाया गया था, जो अक्षय कुमार था भाई, पृथ्वीराज थर्ड दिखाया गया था उसमें। ठीक है, सोनू सूद चंद्रबरदाई दिखाया गया था, थोड़ा माइंड में रहता है। तो जो जयचंद गढ़वाल को भी दिखाया गया था, संयोगिता को भी दिखाया गया था। ठीक है, अपन बात करते हैं चौहान गढ़वाल जो विवाद की। देखिए जो गढ़वालों की तरफ से जो कैंडिडेट था वो जयचंद गढ़वाल था, और जो चौहानों की तरफ से पृथ्वीराज थर्ड था। ठीक है, चौहान गढ़वाल विवाद या पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस जयचंद गढ़वाल के बीच में हुआ था, जो ये युद्ध जो विवाद हुआ था। देखिए जो जयचंद था एक कन्नौज का था। ठीक है, कन्नौज का था, जयचंद था जो। देखिए अब आगे इसकी बात करेंगे। देखिए अब इनके जो कारण 2-3-4 कारण आएंगे, जो अपने को कुछ जगह पर इन किताबों में कहानियों के द्वारा बताए जाते हैं। जो कारण इसका जो ज्यादातर कारण वही बताया जाता है कि भाई जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता, संयोगिता का अपहरण जो पृथ्वीराज थर्ड ने कर लिया था। ठीक है, तो और जो अपहरण करके विवाह कर लिया था। लेकिन एक ही कारण नहीं हो सकता भाई किसी विवाद का। कोई भी बड़े राजाओं में विवाद भाई लड़कियों के लिए या अपनी शादी को लेकर ही नहीं किए जाते। ठीक है भाई, जो राजाओं में एक मुख्य जो प्रवृत्ति होती थी बस साम्राज्य विस्तार की जो नीति होती थी एक प्रकार से, तो वो भी इसका एक कारण था।
ठीक है। साम्राज्य विस्तार की नीति जो फर्स्ट कारण लिख सकते हैं अपन, ठीक है भाई। जो चौहान गढ़वाल विवाद जो था साम्राज्य विस्तार की, भाई गढ़वाल चाहते थे कि भाई दिल्ली पर अधिकार अपन कर ले, और जो पृथ्वीराज थर्ड जो चाहता था कि भाई मैं कर लूं दिल्ली पर अधिकार, ठीक है। तो एक प्रकार से साम्राज्य विस्तार की नीति भी थी, तो साम्राज्य विस्तार की नीति। और दूसरा जो कारण अपन लिख सकते हैं दिल्ली का उत्तराधिकारी बनना, ठीक है। फर्स्ट तो था साम्राज्य विस्तार की नीति, और सेकंड जो रीजन लिख सकते हैं अपन दिल्ली का उत्तराधिकारी बनना, ठीक है भाई। दिल्ली का उत्तराधिकारी कौन बने, ठीक है। देखिए एक जो रीजन ये भी है इनका भाई, जो भाई इनके बीच में चंदेल और गढ़वालों के बीच में एक भाई वो संधि हो रखी थी या संबंध, तो इन दोनों को तोड़ना भी पृथ्वीराज थर्ड का जो मेन उद्देश्य था या मेन कारण था, ठीक है। मुख्य उद्देश्य था कि भाई इनके बीच में जो व्यवहार था या संधि हो रखी थी, ठीक है भाई। चंदेल और गढ़वालों के बीच में जो गठबंधन था वो भी एक मुख्य कारण था। तो अपन ने 3 कारण देख लिए कि भाई एक तो साम्राज्य विस्तार की नीति, और जो दूसरा जो रीजन था दिल्ली का उत्तराधिकारी बनना, और तीसरा जो कारण है भाई जो चंदेल और गढ़वालों का गठबंधन, ठीक है। अब जो चौथा कारण देख सकते हैं अपन उसको मान सकते हैं, ठीक है। इसको जो किताबों में जो कवियों द्वारा भी बताया गया इसी को दर्शाया गया। देखिए जयचंद गढ़वाल के एक बेटी थी संयोगिता, देखिए पृथ्वीराज थर्ड की भी बात बताता हूं मैं अभी आपको। अब पर ये जो संयोगिता थी बेहद प्यार करती थी पृथ्वीराज थर्ड से, ठीक है। संयोगिता अब एक प्रकार से आप देखो भाई जो संयोगिता का पिता जयचंद गढ़वाल है ये इसका दुश्मन है पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड का दुश्मन है जयचंद गढ़वाल, लेकिन जो दुश्मन की बेटी से यानी एक प्रकार से मोहब्बत हो गई पृथ्वीराज थर्ड को, या अपने पिता के दुश्मन से मोहब्बत हो गई संयोगिता को, यानी जयचंद गढ़वाल के जो दुश्मन पृथ्वीराज थर्ड है इससे मोहब्बत हो गई, एक प्रकार से प्यार हो गया, ठीक है। अब संयोगिता अपने पिता को बताए तो कब मानने वाले जयचंद गढ़वाल नहीं मानेंगे भाई। अपने दुश्मन से अगर बेटी ऐसे शादी करने की सोच रही हो तो संयोगिता ने बताया, लेकिन जयचंद गढ़वाल नहीं माने। आज भी अगर अपने ऐसा हो जाए कि भाई किसी की बेटी उसके दुश्मन से शादी करने की प्लानिंग बना रही हो तो अंदर ही अंदर जल्दी से जल्दी किसी दूसरी जगह पर शादी करने को मजबूर हो जाएंगे घर वाले। इसी प्रकार से जयचंद गढ़वाल भारत के सभी राजाओं के पास मैसेज करवाते हैं कि भाई संयोगिता का संयमवर रचाया जाएगा, ठीक है। संयमवर रचाया जाएगा, उसमें भारत के सभी राजा भाग ले, और संयोगिता चाहेगी उस राजकुमार से शादी करेगी, यानी सभी राजकुमारों को बुलाया गया था, भारत के सभी राजकुमारों को, लेकिन पृथ्वीराज थर्ड को नहीं बुलाया गया था इस जो संयमवर में, कि भाई पृथ्वीराज थर्ड। देखिए इसकी और बात सुनो कि जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज थर्ड की एक स्टेचू बनाई, प्रतिमा बनवाई, और उस जो प्रतिमा को जो जयचंद गढ़वाल अपने जो महल के बाहर जो गेट पर उस प्रतिमा को लगवा दिया, जहां पर जो और राजकुमार और राजा यानी अपने जूते चप्पल उतारे वहां पर। इसका मतलब जयचंद गढ़वाल ने बताया कि पृथ्वीराज थर्ड की इतनी औकात है कि मैं मेरे गेट कीपर जितनी औकात हो सकती है पृथ्वीराज थर्ड की। संयोगिता को बताया गया कि भाई तुझे माला उसी राजकुमार के गले में डालनी है जो तुझे अच्छा लगे, इसको पूरा अधिकार दे दिए गए। अब संयोगिता सबके पास जाकर पूछ रही थी कि क्वेश्चन वगैरह पूछे जो इसकी इच्छा हो, ठीक है भाई किसकी तैयारी कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो तैयारी, आईएएस की कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो तो पिछली जो मेंस में कितने नंबर आए, आईएएस की कर रहे हो तो आपके कितने नंबर आए, प्री पास हुई कि नहीं हुई, या और किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, या पर्सनल बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन कर लिए संयोगिता ने। इसको नहीं लगा किसी भी राजकुमार अच्छा, कोई भी राजकुमार अच्छा नहीं लगा। संयोगिता माला लेकर बाहर जाती है गेट पर, और जो पृथ्वीराज थर्ड की जो प्रतिमा बनाई हुई थी, स्टेचू लगाई हुई थी, उस पे उसको जो माला पहना देती है। जयचंद गढ़वाल और जो और राजकुमार बैठे थे दरबार में वो देखते रह जाते, लेकिन क्या कर भी क्या सकते हैं। प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो पृथ्वीराज थर्ड यानी बाहर घात लगाए हुए बैठा था, गेट पर आता है पृथ्वीराज थर्ड, संयोगिता को उठाकर ले जाता है, यानी अपने घोड़े पर बैठा कर। इतना तो भाई जो पृथ्वीराज चौहान जो मूवी आई थी उसमें बताया था, ठीक है। संयोगिता को ले जाता है, और देखिए फिर पीछे पीछे भगते भी जो गढ़वाल लोग थे, जो और जो राजकुमार थे गढ़वालों की तरफ से, यानी जो पृथ्वीराज थर्ड पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन जो उसके और सेनापति थे पृथ्वीराज थर्ड के वो रोक लेते गढ़वालों को, और जो पृथ्वीराज थर्ड शादी कर लेता है संयोगिता से,
तो ये कहानी थी भाई, ठीक है। लेकिन एक ही रीजन नहीं हो सकता किसी युद्ध का कि बस संयोगिता की वजह से युद्ध कर लिया हो, ठीक है, जो मैं और रीजन बताया था, ठीक है। तो संयोगिता फिर पृथ्वीराज थर्ड से फिर शादी कर लेती है। तो ये अपनी इनके बारे में जो बातें थी, ठीक है, जो इनका जो ये विवाद था चौहान और गढ़वाल विवाद। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, जो तराइन के युद्ध हुए थे 1191 और 1192 बहुत भयंकर युद्ध हुए थे, उनके बारे में जो पृथ्वीराज थर्ड का जो अंतिम टाइम था उसकी बात करेंगे, और किस प्रकार से फर्स्ट युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज थर्ड ने, तो अपन बात करेंगे आगे। देखिए जो प्रेम कहानी है, जो इसको दशरथ शर्मा ने अपनी जो पुस्तक थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी उसमें भी स्वीकार किया है। जो पृथ्वीराज थर्ड और संयोगिता की जो प्रेम कहानी है, इसको दशरथ शर्मा ने अपनी जो पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी में स्वीकार किया है। एक जो स्टार्टिंग में जो सीवी वैद्य का नाम बताया था, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, चार्ल्स यानी सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य इनका नाम था, उन्होंने भी स्वीकार किया इस प्रेम कहानी को, ठीक है। और गोपीनाथ शर्मा ने भी इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है, ठीक है। सीवी वैद्य, गोपीनाथ शर्मा ने भी इस कहानी को जो स्वीकार किया, और जो दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी में भी स्वीकार किया है। तो अपन ने देखे पृथ्वीराज थर्ड का जो स्टार्टिंग जो भी टाइम जो शासन काल था उसकी बात कर लिए। अब जो इनके टाइम में जो मेन जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुए हैं, वही तराइन का प्रथम युद्ध और जो तराइन का द्वितीय युद्ध, उनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे, वही अजमेर वाले जो चौहान थे उनको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे जो जिन रियासतों में चौहानों का जो शासन था उनकी और बात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।